ठीक है, चैप्टर नंबर 4A कंटिन्यू कर रहे हैं, पेज 129। स्टार्टिंग का पार्ट उसमें पेंडिंग था अपना, लैंग्वेज डिस्कस करवानी बाकी थी। मैंने डायरेक्टली आपको वो डिवेंचर्स और टाइप ऑफ बोरोइंग वाले पार्ट से स्टार्ट कराया था। तो इनिशियल जो कंटेंट है वो कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर पैकअप हो जाएगा। फर्स्ट पेज पे जो डेटा दे रखा है वो एग्जैक्टली सेक्शन 179 और 180 का रेफरेंस है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। बोरोइंग पावर्स का डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। कुछ पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, एक लिमिट से ज़्यादा बोरो करना हो तो वो पावर शेयर होल्डर्स को दिए हुए हैं। फिर उसके लिए जनरल मीटिंग बुला के आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ये नीड रहेगी। तो इसमें यही बातें इनिशियल लेवल पे समझाइए, वो पॉइंट्स मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 179 और 180 वाला आपको जो भी दिख रहा है ना, वो सब बातें अपने कर चुके हैं। उसमें जो एग्जाम्पल करके दे रखा है ना, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 180 सब सेक्शन 1, वो पॉइंट देख लेते हैं। उसमें कुछ नई चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, वो देख लो। यहाँ पे बोला है 180 जो सेक्शन है, इट प्रोहिबिट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी from borrowing a sum which together with the money already borrowed exceeds this limit, the aggregate of the paid up share capital of the company and free reserves apart from temporary loans obtained from the company's bankers in ordinary course of business unless they have received the prior sanction of the company by a special resolution in general meeting। तो ये लिमिट दे रखी है, एग्रीगेट लिमिट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। इस लिमिट तक का बोरोइंग डायरेक्टर्स शेयर होल्डर से बिना पूछे कर सकते हैं। इससे ऊपर का अगर बोरोइंग करना है तो शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया है। लेकिन एक्सक्लूजन में क्या रखा है, दैट इज टेम्पररी लोन्स। टेम्पररी लोन्स जो शॉर्ट टर्म लेवल पे बिजनेस को थोड़ा रिवाइव करने के लिए या टेम्पररी बेसिस पे चाहिए कि वो पैसा फिर हम रिटर्न कर देंगे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे चाहिए, तो वो अमाउंट जो है वो बोरो करना हो तो शेयर होल्डर से पूछने की नीड नहीं है, डायरेक्टर्स अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसलिए वो टेम्पररी लोन्स को यहाँ पे एक्सक्लूड किया हुआ है। अच्छा, उसके साथ एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि टेम्पररी लोन्स जो वर्ड यूज किया उसका मीनिंग क्या, कितने ड्यूरेशन को टेम्पररी माना जा सकता है, वो भी आप देख लो। रीपेबल ऑन डिमांड और विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच लोन। टेम्पररी मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स, 6 महीने के अंदर अंदर जो आप रिटर्न कर देने वाले हो। अगर इतने छोटे ड्यूरेशन के लिए लोन लेना है तो बोर्ड रिजोल्यूशन इनफ है, इसके लिए शेयर होल्डर्स को बुलाने की नीड नहीं, इसलिए वो एक्सक्लूजन में रखा हुआ है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसमें और भी नाम दे रखे हैं उसके, 6 months वाले जो ड्यूरेशन बोली, शॉर्ट टर्म, कैश क्रेडिट अरेंजमेंट, बिल डिस्काउंटिंग, इशू ऑफ अदर शॉर्ट टर्म लोन्स, किसी भी नाम से आप इसको बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इट डज नॉट इंक्लूड लोन रेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैपिटल नेचर। अब ये टेम्पररी लोन में इंक्लूडेड नहीं है, समझ आया। हम बात कर रहे थे टेम्पररी लोन्स की जो खुद ऊपर एक्सक्लूडेड थे, जहाँ पे आपको शेयर होल्डर से नहीं पूछना पड़ेगा। तो टेम्पररी लोन्स का मतलब क्या है, 6 महीने के लिए जो आपने बोरोइंग किया है वो, दैट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कैश क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये सब आप बोल सकते हो। लेकिन ये पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च नहीं होना चाहिए, तो ये टेम्पररी लोन में आएगा, अदरवाइज टेम्पररी में नहीं आएगा। ये तो फिर कहाँ जाएगा, जहाँ पे शेयर होल्डर को पूछना पड़ता है ना, वो वाली कैटेगरी में चला जाएगा। अब ये तो आपको आइडिया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म होता भी नहीं, वो खर्चा जो हम कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें 12 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए मिलने वाला है। तो जब 12 महीने से ज़्यादा की बात हो रही है तो ये 6 महीने से कम वाले में कैसे क्लासीफाई होगा, तो वो ऑब्वियसली वो उसके अंदर मिसमैच ही होने वाला है। इसलिए बोला है कि आप टेम्पररी लोन्स में वो पैसे कंसिडर मत करो जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बोरो कर रहे हो, दैट कैन नेवर बी अ टेम्पररी लोन। ये क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। लास्ट पॉइंट उसमें जो है वो भी देखना, इट इज फर्दर प्रोवाइडेड इन द प्रोविजो दैट द एक्सेप्टेंस बाय अ बैंकिंग कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस of deposits of money from public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, etc., shall not be deemed to be borrowing by the banking company under section 180। अब बैंकिंग कंपनीज जो है उनके बिजनेस को समझना पड़ेगा। इसके लिए बैंक वालों का मेन काम ही है ना मनी लेंडिंग और बोरोइंग। एक तरफ वो लोगों से पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं एज डिपॉजिट, उसी फंड में से वो दूसरे लोगों को लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनका तो रोज का काम है पैसे बोरो करना, पैसे लोन पे प्रोवाइड करना। तो इसमें अगर आप वो 180 वाली लिमिट लगा दोगे कि भाई पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज़्यादा अगर पैसा बोरो किया तो आपको शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। तो सोचो कोई बैंक में एफडी करवाने आएगा, बैंक वाले बोलेंगे रुक जाओ, पहले हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, आपकी एफडी एक्सेप्ट करें या ना करें, बिकॉज आपके लिए फिक्स डिपॉजिट है, हमारे लिए बोरोइंग है, हमें आपको इंटरेस्ट देना है और हमारा बोरोइंग ऑलरेडी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज़्यादा है। तो भाई आपकी एफडी अभी एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, ये जनरल मीटिंग में पता चलेगा। सोचो प्रोसेस कितना स्लो हो जाएगा। एक एफडी करवाने के लिए क्या जनरल मीटिंग करवाओगे आप? तो फिर कंपनी का मैनेजमेंट चलेगा कैसे? तो बैंकिंग कंपनी के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए उनको ये 180 सेक्शन की जो कंडीशन है जो नॉर्मल किसी कंपनी पे अप्लाई होती है उससे रिलैक्सेशन देना जरूरी था, इसलिए उन्होंने वैसे प्रोवाइड किया, ठीक है। ये इम्प्लाइड है।
नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रही है अल्ट्रा वायर्स और इंट्रा वायर्स की. बोला इट इज इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बोरोइंग विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी एंड बोरोइंग विच इज इंट्रा वायर्स द कंपनी बट आउटसाइड द स्कोप ऑफ डायरेक्टर्स अथॉरिटी. यही नेक्स्ट टॉपिक है. अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या हुआ? बियॉन्ड द पावर्स. इंट्रा वायर्स मतलब विद इन द पावर्स. ये सिंपल सा मीनिंग है इसका. दोनों अपोजिट टर्म्स है. और यही टॉपिक अभी अगला अपना पार्ट है. और एक प्राइवेट कंपनी का कुछ एग्जेम्पशन वाला पॉइंट आ रहा है, वो देख लेते हैं. प्राइवेट कंपनीज हैव बीन एग्जेम्प्टेड टू कंप्लाई द एंटायर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 180. रिजल्टेंटली स्पेशल रिजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज पावर्स अंडर सेक्शन 180. तो इन शॉर्ट ऐसा है, जो 180 वाले सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो नॉर्मली कंपनीज पे अप्लाई होता है, जहाँ पे आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, वो कंप्लायंस जो है वो प्राइवेट कंपनीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. उसका रीज़न ये है, प्राइवेट कंपनीज में आपको पता है मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं. और मेजॉरिटी प्राइवेट कंपनीज में देखा गया है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जिनका पैसा लगा है, वो खुद ही मैनेजमेंट कर रहे होते हैं कोई ना कोई पोस्ट पे. तो डायरेक्टर्स आर देमसेल्व्स इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी. तो इसमें ना ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑन पेपर आप बोल सकते हो कि टेक्निकली डिफरेंट होता होगा, बट इन रियल एक ही होता है. तो इसमें मैं खुद ही डायरेक्टर हूँ, मेरा ही तो पैसा लगा है, मैं ही शेयर होल्डर हूँ, अलग शेयर होल्डर से क्या पूछने जाऊँगा. तो बहुत जगह ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है. इसलिए प्राइवेट कंपनीज को रिलैक्सेशन दे दिया कि आपको ये स्पेशल रिजोल्यूशन की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो फॉर्मेट है वो हमें पता है किस तरीके से काम कर रहा है. इसलिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है. आगे बढ़ रहे हैं. अनऑथोराइज और अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग. अब ये टेक्निकली भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम के दिन लास्ट में आपको थोड़ा शांति से इसको पढ़ना पड़ेगा. वैसा है, देखें लैंग्वेज में. वेयर अ कंपनी बोरोज विदाउट द अथॉरिटी कन्फर्ड ऑन इट बाय आर्टिकल्स और बियॉन्ड द अमाउंट सेट आउट इन द आर्टिकल्स, इट इज अल्ट्रा वायर्स. आप अपने आर्टिकल से ज़्यादा बाहर जाके बोरोइंग कर रहे हो एज अ कंपनी, तो ये अलाउड नहीं होगा, अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा. एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी इज वॉइड. मतलब कंपनी के पास ही जो चीज़ करने का पावर नहीं है, अगर वो ऐसा करती है तो फिर वो तो वॉइड होगा. उस चीज़ को अलाउ करने का तो कोई स्कोप ही नहीं है. वॉइड का मतलब ही वही कि पहले से इनवैलिड हो गया, उसको वैसे देखा जाएगा. इन सच अ केस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड द लेंडर कैन नॉट स्यू द कंपनी फॉर द रिटर्न ऑफ द लोन. ठीक है, ये क्लियर हो गया. जब बोरोइंग ही अल्ट्रा वायर्स है और स्टार्टिंग से ही वॉइड है, तो लेंडर कंपनी के ऊपर तो केस फाइल कर ही नहीं पाएगा. कंपनी बोलेगी ये तो हमारे रूल्स के अगेंस्ट है इस तरीके का बोरोइंग, तो हम तो इसको ऑथोराइज करते ही नहीं है. तो इसके इस सिचुएशन में फिर जो मनी लेंडर है वो पैसा रिकवर किससे करेगा? अगर कंपनी बोलती है हमारे खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, तो फिर वो रिकवरी किससे करेगा? उस ऑफिसर से करेगा जिसने कंपनी के बिहाफ पे बोरोइंग किया. मतलब जो डायरेक्टर होगा ना, उसकी लायबिलिटी वहाँ पे पर्सनल कैपेसिटी में आ जाएगी. आप इसको अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील से रिलेट कर लो, पर्सनल लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी से रिलेट कर लो, बात वैसी. कंपनी बोल रही है लोन लेना तो हमारे रूल्स में अलाउड ही नहीं है, तो आपने लोन जिसको दिया, जिसने हमारे नाम से लोन लिया, उससे पैसा वसूल करो, हम इसके अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, आपको कोई पैसा हम पे नहीं करेंगे. आगे समझ में. नेक्स्ट, द सिक्योरिटीज गिवन फॉर सच अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग आर ऑल्सो वॉइड एंड इनऑपरेटिव. अब इसमें पता है क्या है, यहाँ पे तो मनी लेंडर की भी गलती दिख रही है. आप ही सोचो, जब आर्टिकल्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि कितना लोन ले सकते हैं कितना नहीं, तो एज अ मनी लेंडर आपको पैसा देने से पहले एक बार आर्टिकल्स को रिफर कर लेना चाहिए. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर ओपन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. उसको अपने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी बोलते हैं कि भाई जहाँ पे आर्टिकल्स मैंने अगर इशू कर दिए तो मेरी तरफ से पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी पढ़ सकता है. तो आप अगर मेरी कंपनी के साथ कोई भी डील करो तो ये डॉक्यूमेंट्स को बिना पढ़े डील मत करना. और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर गलती आपकी है. समझ आ गया. तो यहाँ तो आर्टिकल्स रिफर करते ही मनी लेंडर को पता चल जाता कि जो पैसे वो मांग रहा है सामने वाला एज अ डायरेक्टर, वो कंपनी की कैपेसिटी से बाहर है. अगर मैं पैसा दूंगा, कंपनी इस लायबिलिटी को एक्सेप्ट करेगी नहीं, मेरे पैसे फंस जाएंगे और मुझे डायरेक्टर से रिकवर करने पड़ेंगे. तो अगर आप थोड़ा सा डिलीजेंस दिखाते, जिसको हम ड्यू डिलीजेंस बोलते हैं, कि पहले से वेरीफाई कर लेते, तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होती. तो गलती कहीं ना कहीं मनी लेंडर की भी है, कंपनी इसके अंदर पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करेगी. ये पॉइंट ऑब्वियस है. आगे, अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग्स cannot even be ratified by a resolution passed by the company in general meeting. रेटिफाई करने का मतलब उसको अप्रूव कर देना कि चलो जो हो गया है ना उसको अप्रूव कर देते हैं, ओके कर देते हैं, नहीं पॉसिबल है. जो चीज़ कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में ही पावर में नहीं है, शेयर होल्डर्स भी चाह के उसको अप्रूव नहीं कर सकते. इवन स्पेशल रिजोल्यूशन से भी ये चीज़ अप्रूव नहीं हो सकती. दैट इज क्लैरिफाइड. तो रेटिफिकेशन का कोई स्कोप यहाँ पे नहीं. However, equity assists the lender when the common law fails to do so. अब इसका मतलब वही है कि लॉ में अगर कोई चीज़ें लेंडर के फेवर में नहीं भी जा रही है, तो लेंडर अपने पैसों की रिकवरी के लिए वो डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन ले सकता है और अपने पैसों को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना एफर्ट कर सकता है वो करे, कोर्ट में जाए. लेकिन कंपनी कॉम्पनसेट करने के लिए आगे नहीं आने वाली, वो अपनी जगह, उनकी बात भी ठीक है. आगे देखते हैं. इफ द लेंडर हैज पार्टेड विथ हिज मनी टू द कंपनी अंडर अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग
and is therefore unable to sue for its return or enforce any security granted to him, he nevertheless has in equity the following remedies. जैसे मैंने बोला कंपनी के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकता और कुछ रेमेडी है उसके पास उसका पैसा रिकवर करने की कि टोटल फ्रॉड हो गया, तो कुछ ना कुछ रेमेडीज अवेलेबल है, वो क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है इंजंक्शन एंड रिकवरी। इंजंक्शन का मतलब आपको पता है स्टे ऑर्डर, ठीक है, जो हम बात कर चुके हैं। अब इसमें ऐसा है कि कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी के नाम से मुझसे कुछ पैसे उधार ले लिए। अब मुझे पता चल गया कि अल्ट्रा वायर्स है, कंपनी ने बोल दिया हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, आप डायरेक्टर से बात करो। अब मैं ट्रेस कर रहा हूँ कि डायरेक्टर मेरे पैसों को कहाँ यूज कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी में अप्लाई कर रहा है, कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, जमीन खरीद रहा है, क्या कर रहा है। तो मुझे अगर पता चल गया कि आप वो पैसा कहाँ यूज कर रहे हो, तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट में जाके कुछ स्टे ऑर्डर लेके इंजंक्शन लेके वो पैसों का यूज करने से तो आपको रोक सकता हूँ। उतना तो राइट मेरे पास होना चाहिए ताकि फ्यूचर में मैं रिकवरी कर पाऊँ। तो ये राइट मेरे पास रहेगा एज ए लेंडर कि मैं कोर्ट में जाके आपके खिलाफ, वो डायरेक्टर के खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर इशू करवा सकूं और रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा सकूं। ये होना चाहिए पावर, ठीक है। नहीं तो मेरा पैसा आप मेरे सामने खर्च कर रहे हो और मैं कुछ बोल नहीं सकता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए इंजंक्शन का पावर मुझे दिया हुआ। नेक्स्ट बोला है सब्रोगेशन। इस पॉइंट को भी स्टार मार्क कर लो। शॉर्ट में जैसे 1 मार्क या 2 मार्क में पूछ लिया, वर्ड पढ़ के याद नहीं आएगा क्या है जब तक आपने उसको पढ़ा नहीं होगा, खुद से नहीं लिख पाओगे। लैंग्वेज देख लेते। वेयर द मनी ऑफ एन अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग हैज बीन यूज्ड टू पे ऑफ लॉफुल डेट्स of the company, he would be subrogated to the position of the creditor paid off, and to that extent would have the right to recover his loan from the company. Practical situation again, suppose जो अपना एग्जाम्पल था वैसे ही रखते हैं कि एज ए डायरेक्टर आपने मुझसे कुछ पैसे बोरो कर लिए, सपोज 2 करोड़ रुपए आपने बोरो कर लिए, ठीक है। अब ये बोरोइंग जो है वो तो अल्ट्रा वायर्स आर्टिकल्स के अगेंस्ट है, तो एक्चुअली में कंपनी तो कोई लायबिलिटी लेगी नहीं वैसे, लेकिन आपने क्या किया, पूरा 2 करोड़ रुपीज साइफन ऑफ नहीं कर दिया या फ्रॉड नहीं कर दिया कि खुद ही यूज करके चले गए। आपने सोचा है डायरेक्ट मैं पूरा पैसा अगर खुद ही यूज कर लूंगा तो फिर उस सिचुएशन में तो दिखेगा कि फ्रॉड है। आपने थोड़ा बहुत सेफ प्ले करने के चक्कर में वो 2 करोड़ रुपए में से एक हिस्सा कंपनी के जेन्युइन डेट्स को पे ऑफ करने के लिए यूज किया। हो सकता है ऐसा 50-50 कर लेते। 1 करोड़ रुपए आपने कंपनी के लिए यूज किए, 1 करोड़ आपने पर्सनली रख लिए। और ये बात मुझे जब बाद में पता चली कि बोरोइंग्स अल्ट्रा वायर्स था, तो मैंने कंपनी को पूछा, कंपनी ने बोला हमारे पास तो ये बोरोइंग करने का पावर ही नहीं था, हमारे आर्टिकल्स में लिखा है जिस डायरेक्टर ने बोरो किया आप उससे बात करो, हमारी तरफ से तो ये बोरोइंग वॉइड है, अल्ट्रा वायर्स है। अब इस सिचुएशन में जब वो पैसा मैं ट्रेस कर रहा हूँ कि कहाँ गया, तो मुझे पता चला कि 1 करोड़ रुपए आपके डायरेक्टर ने आप ही की कंपनी के जेन्युइन डेट्स, बोरोइंग्स जो भी थे, क्रेडिट्स को पे करने में यूज किया और बाकी का 1 करोड़ उसने मिस अप्रोप्रिएट कर लिया। तो मैं कंपनी से कुछ भी रिकवर कर सकता हूँ या कुछ रिकवरी नहीं कर सकता, मुझे पूरा डायरेक्टर से मांगना पड़ेगा। कॉमन सेंस क्या बोलती है? एज ए लेंडर मैं कंपनी को क्या बोलूंगा कि बोले ठीक है 2 करोड़ रुपए आपके डायरेक्टर ने अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग किया, आपने उसमें से कुछ पैसा यूज किया कि नहीं किया? किया ना। 50% पैसा तो आपके डेट्स पे करने में यूज हुआ है, तो भले बोरोइंग अल्ट्रा वायर्स है, फिर आपने पैसा यूज क्यों किया? यूज किया तो उतना तो कम से कम आप दोगे या नहीं दोगे? अब कंपनी क्या बोल रही है, बोले नहीं नहीं अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग है ना, आप पूरा 2 करोड़ रुपए डायरेक्टर से जाके मांगो, हम कुछ नहीं देंगे। तो ये चलेगा क्या? नहीं। जितना अमाउंट कंपनी के फंड्स के लिए यूटिलाइज हुआ है उतनी लायबिलिटी तो एटलीस्ट कंपनी को लेनी पड़ेगी। हाँ, बाकी के अमाउंट की लायबिलिटी वो नहीं लेंगे तो समझ में आता है। क्लियर हुआ ये? तो सब्रोगेशन का मतलब वही है कि जितना अमाउंट कंपनी के जेन्युइन डेट्स को पे ऑफ करने के लिए खर्च हुआ है, उतने अमाउंट के लिए मनी लेंडर कंपनी का क्रेडिटर है और उतने अमाउंट के लिए वो रिकवरी कंपनी से कर सकता है। ठीक है, एक बार लैंग्वेज पढ़ लो, देखो कुछ नहीं समझ आए तो बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लैंग्वेज क्लियर, समझ आया इंटेंशन क्या बोल रहे हैं? आप अपने वर्ड्स में समझा सकते हो, मीनिंग सेम रखना बस। जितना भी अल्ट्रा वायर्स लोन भले बोरो हुआ है, उसमें से अगर कुछ अमाउंट कंपनी के डेट्स के लिए जेन्युइनली यूज हुआ है तो एटलीस्ट उतने अमाउंट के लिए कंपनी इंडेप्टेड रहेगी टुवर्ड्स दैट लेंडर, और लेंडर उतने अमाउंट के लिए कंपनी का क्रेडिटर माना जाएगा। बाकी के अमाउंट की रिकवरी वो कंपनी से नहीं कर सकता, उसके लिए फिर उसको डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी, ये भी इम्प्लाइड है। तीसरा पॉइंट वही आ गया, सूट अगेंस्ट द डायरेक्टर्स। तो लेंडर के पास ये पावर तो है कि वो डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन ले सकता है और उससे रिकवरी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रा वायर्स बोरोइंग बट आउटसाइड द स्कोप ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। अब ये जितना आंसर दिख रहा है उतना है नहीं, सिंपल कंडीशन है ये, पिछले पॉइंट जितना भी टेक्निकल नहीं है। देखो यहाँ बात हो रही है इंट्रा वायर्स बोरोइंग की। अब ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि इंट्रा वायर्स किस सेंस में। बोरोइंग इंट्रा वायर्स है लेकिन इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। या एजेंट मतलब अपना डायरेक्टर, ठीक है, कंपनी का एजेंट मतलब उसका डायरेक्टर, उसकी बात हो रही है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इंट्रा वायर्स द कंपनी बट अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर। ऐसा एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो बोरोइंग किया गया, अब कैसे इसको समझ लो,
कंपनी के पास जो लोन बोरो करने की अथॉरिटी थी वो कुछ 100 करोड़ रुपीस की होगी सपोज। उसमें डिवीजन ऐसा है कि भाई डायरेक्टर्स 40 करोड़ रुपीस तक का बोरोइंग कर सकते हैं शेयर होल्डर से बिना पूछे। उससे ज्यादा अमाउंट का बोरोइंग करना है तो फिर शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। सपोज 40 करोड़ की लिमिट क्रॉस हो गई और ऊपर 10-20 करोड़ रुपए डायरेक्टर्स ने बोरो कर लिए लेकिन शेयर होल्डर से पूछे बिना। अब ये प्रैक्टिकली भी बहुत बार अनइंटेंशनली भी हो जाता है, बिकॉज मॉनेटरी लिमिट्स कितनी बार अपने चेक नहीं करते, लगता है कि नहीं ये तो बोर्ड रिजोल्यूशन से हो जाएगा और आपने बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके बोरो कर लिया, मनी लेंडर ने भी ध्यान नहीं दिया। अब बाद में ये पता चला कि पैसा जो बोरो किया गया वो कंपनी की 100 करोड़ की लिमिट से बाहर नहीं है, लेकिन जो डायरेक्टर की 40 करोड़ की लिमिट थी उससे बाहर है। समझ आ रहा है? तो दिस बोरोइंग इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर बट नॉट अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, इट इज इंट्रा वायर्स द कंपनी। तो कंपनी अगर शेयर होल्डर्स के थ्रू बोरो करती, उनके रिजोल्यूशन के थ्रू, तो आराम से ये पैसा लीगली बोरो हो सकता था, लेकिन डायरेक्टर्स ने बोरो करते टाइम शेयर होल्डर से पूछे बिना बोरो कर लिया, बस इतनी गलती हो गई। तो जो बोरोइंग किया ना वो इलीगल नहीं है, लेकिन डायरेक्टर्स की कैपेसिटी से बाहर है। आगे है समझ में? इस सिचुएशन में ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना पिछले वाले केस में था। तो पिछले वाले केस में क्या था, कंपनी के आर्टिकल्स में कंपनी के पास जितनी बोरोइंग कैपेसिटी है उससे ऊपर बोरोइंग हो गया, इसका कोई तोड़ नहीं है, ये तो वॉइड ही है, इसको रेटिफाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वहां पे अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स चाहे तो डायरेक्टर्स की ये गलती को सुधार सकते हैं, बाद में भी रेटिफाई कर सकते हैं, बाद में भी रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि ठीक है आपने जो बोरोइंग किया उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है हमसे पूछना चाहिए था, आपने बिना पूछे बोरो कर लिया, लेकिन वो पैसा आपने गुड फेथ में बोरो किया, यूज भी कंपनी के लिए कर रहे हो, कोई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ नहीं है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको अब रेटिफाई कर देते हैं। रेटिफाई करते ही कहीं ना कहीं कंपनी ने वो डेट की लायबिलिटी अपने ऊपर ले ली मनी लेंडर को रीपे करनी, तो मनी लेंडर यहाँ पे सेफ हो गए। अब कंपनी ये नहीं बोल रही कि डायरेक्टर से वसूल करो हम पे नहीं करेंगे, कंपनी ये बोल रही है कि हमारे डायरेक्टर ने हमसे बिना पूछे बोरो कर लिया, लेकिन ये हमारे पावर्स में है कि हम इसको रेटिफाई कर सकते हैं, तो हम रेटिफाई कर रहे हैं, उसके एक्शन को हम करेक्ट एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं और आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं। आया समझ में? तो दैट इज द अप्रूवल गिवन बाय द शेयर होल्डर्स, जिसको हम बोलते हैं रेटिफिकेशन। तो इंट्रा वायर्स द कंपनी बट अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर, तो इस चीज को रेटिफाई करना पॉसिबल है और ये आपको समझ में आ रहा होगा क्यों ऐसा हो रहा है। क्लियर? ये इस पूरे आंसर में इतना ही, ऐसे ज्यादा कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे तो स्टोरी क्लियर हो जाएगी। बस बाकी के पॉइंट्स तो अपने हो गए थे, तो अब पार्ट 4A जो है अपना कंप्लीट हो गया। अब लैंग्वेज के डाउट्स है तो आप लेके आना, बाकी फिर नेक्स्ट पार्ट अपने कल स्टार्ट करेंगे।